टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि इन्वायरमेंट में मैंने पिछले वीडियो में कुछ रणनीति बताई थी, कुछ स्पेशल टॉपिक बताए थे, साथ ही मैंने ये बताया था कि घटना चक्र जो है उसका जो इन्वायरमेंट वाला जो सेगमेंट है उसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो फैक्चुअल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसे ही मैं 11 सेक्शन में कंप्लीट पूरा करा दूंगा, यानी उसके जो 11 टॉपिक है और 11 ही वीडियो बना करके आपको मैं दे देता हूं, जिससे कि आप जब घटना चक्र को पढ़ेंगे और वीडियो को साथ में देखेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। उसी क्रम में आज का ये वीडियो है और यकीन मानिए कि अगर इन दोनों को मिलाकर के आप पढ़ लेते हैं तो जो रिपीटेबल प्रश्न है या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है अगर वो आ जाते हैं तो या उनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये एक सेफ रणनीति है, क्योंकि आपको पास होने के लिए 140 में से 110 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, 110 नंबर लाने हैं ताकि आप सेफ जोन में रहे। 100 और 110 के बीच में आप अगर जीएस में रहते हैं, 140 में आरओ में तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और सेफ स्कोर माना जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ये कहिए कि लोग ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन दुनिया में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो पहला ही चैप्टर था और इसका जो पहला चैप्टर था तो उसमें पर्यावरण को डिफाइन किया गया है और इससे संबंधित प्रश्न भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। यानी ये इसकी प्राथमिक परिभाषा इसमें इन्होंने समझाई हुई है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैसे भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे, जीव जंतु है और इनके चारों ओर जो सामूहिक रूप से उपस्थित रहता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के ये घटक होते हैं, एक तो अजैविक घटक होते हैं और एक जैविक घटक होते हैं और ये आपस में बच्चों क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते रहते हैं, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। यह जो संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण की परिभाषा भी दी गई है, तो यह परिभाषा कई बार पूछी भी गई है, आगे आप प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्या कहा है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने से ही पर्यावरण बना हुआ है। यानी 1986 का जो आपका संरक्षण अधिनियम है उसमें पर्यावरण की परिभाषा दी गई कि किसी जीव के चारों ओर जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं और वो आपस में जो अंतःक्रिया करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पर्यावरण कहते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये रिपीट हो सकता है कि पर्यावरण की जो परिभाषा है वो किस अधिनियम में दी गई है। अब इसको उन्होंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया है, जैसे पर्यावरण है। अब पर्यावरण तो आपको जो ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है वो पर्यावरण वाला है, ठीक है। अब पर्यावरण किससे बनता है, वायुमंडल से, स्थल मंडल से, जैव मंडल से, ठीक है, और जल मंडल से है। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में हम इसको लेयर्स में अध्ययन करेंगे, क्षोमंडल यानी क्षोमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और वायुमंडल है, इन सब का अध्ययन करते हैं वायुमंडल के अंतर्गत। स्थल मंडल में हमारे सारे महाद्वीप आ जाते हैं और महाद्वीप के अंतर्गत पर्वत, मैदान, मरुस्थल, नदी, जो उसकी जो उच्चावच है उसकी प्राथमिक और द्वितीयक जो संरचनाएं हैं उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, स्थल मंडल में करते हैं। साथ ही जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व में हम पौधे और जंतुओं के पीछे जो संबंध है उसको अध्ययन करते हैं। और हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलमंडल में हम आपके महासागर हैं, ग्लेशियर हैं, नदी है, झील है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। और ये क्या करता है, पर्यावरण में इन सब की बीच में अंतःक्रिया होती रहती है, इनको सामूहिक रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, साथ ही पर्यावरण के घटक से भी प्रश्न बन सकता था। जैसे पर्यावरण के घटक कितने हैं, भौतिक और अजैविक घटक है, जैसे वायु है, स्थल है, जल है, ये कैसे हैं, भौतिक घटक है या अजैविक घटक। जैविक घटकों की बात करें तो पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये तीन जो आते हैं वो किसमें आते हैं, जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। जबकि सांस्कृतिक घटकों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान
जैसे चीजें जो कल्चर से संबंधित है, कल्चरल के जो पार्ट है वो किस में आते हैं, तीसरे घटक में आते हैं। मुख्यतः यहां से भी बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है। अब यहां पर इन्होंने इसको थोड़ा सा और समझाया है कि पर्यावरण है तो पर्यावरण की विभिन्नता है तो उसके कारण है, कारण कैसे होंगे, जलवायु में परिवर्तन है, मृदा का जो प्रकार है, और स्थल जो आकृति है वो भी अंतर है, जैसे कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं रेगिस्तानी इलाका है ना, कहीं जो आर्द्र इलाका है, दलदली इलाका है। तो ये जो विभिन्नताओं के जो कारण है वो चीजें इसमें समझाई गई हैं। साथ ही जो स्तर होते हैं, तो एक तो होता है जीवाणु और लघु स्तर होता है जिसमें हम जीवाणु और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं, और वृत्त में हम जैसे वृक्ष है, जंगल है, वन है, इसको हम डिफाइन करते हैं। पर्यावरण के कारक कौन कौन से होते हैं, तो एक संसाधन के रूप में होते हैं और एक नियंत्रण के रूप में, दो कारकों का हम अध्ययन करते हैं। और संगठन की बात करें हम बच्चों तो इसमें भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक जो कारक है वो संगठक है, वो जो मैंने पिछले सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है उसी को है। ठीक है, भौतिक कारक में स्थल, वायु, जल है, यानी वो जो अभी समझाए थे उसको द्वारा डायग्राम के द्वारा यहां पर समझा दिया गया है। चलिए अब यहां से हम प्रश्न को कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए ये यूपीपीसीएस बच्चों 2006 में प्रश्न पूछा गया था। पर्यावरण से सम अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी कथन सत्य है। भौतिक और जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसके सीधा सीधा अर्थ है, पर्यावरण से अर्थ है, ये तीनों पॉइंट सही है, तो इसका डी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है, मेरा काम केवल इसको डिफाइन करना है कि इनकी जो बारीक चीजें हैं वो आप समझ ले कैसे पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर उन्होंने थ्योरी के रूप में समझा दिया है बॉक्स में, और यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर वाला जो सेक्शन है यहां से आपको अंडरलाइन करना होता है। जैसे मैं इसमें बात करूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के समूह को जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। यह पर्यावरण की परिभाषा हो गई है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया करते हैं, यह भी कथन में पूछा जा सकता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषा दी है, द्वारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, वही चीजें हैं। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ देखें बच्चों हम, तो है कि पर्यावरण किससे बनता है, जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और उपयुक्त सभी से है। तो देखना जैव, अजैव और भू आकृतिक घटक थे, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त तीनों कथन आपके सही है। और ये बीपीएससी प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो आपको यहां पर जो लिस्ट बनानी है, जैविक घटक कौन से, अजैविक घटक कौन से हैं और सांस्कृतिक घटक कौन से हैं। हालांकि मैंने अपने जो वीडियो बनाई है ये तो घटना चक्र का है, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर मैंने जो पर्यावरण को भी समझाया है, वहां से भी आप अपने कंटेंट को रिच कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में परीक्षावाणी पुस्तक ले लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो नोट्स हैं उसमें परीक्षावाणी और जो सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उनका पूरा संकलन है, एनसीईआरटी का पूरा संकलन उसमें दे रखा है। तो एक ही चीज पर यानी नोट्स में आपको सारी चीजें एक ही मंच पर मिल जाएंगी, बाकी आपकी मर्जी है। प्रश्न संख्या 3 की हम बात कर लेते हैं। तो सामान्यतः पर्यावरण के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। ध्यान रखिएगा ये यूपीपीसीएस 2020 का यही लेटेस्ट का ये प्रश्न है। फिर एक बात समझ लीजिए कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। देखो परिचालन पर्यावरण, देखो भौतिक का तो आपने बताया था, जैविक का बताया था और सांस्कृतिक बताया था, ये तीनों तो इसमें होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी परिचालन पर्यावरण इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब यह इन्होंने बॉक्स में समझाया है, क्या लगा लो, सामान्यतः पर्यावरण के भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कल्चरल इन्वायरमेंट और जैविक पर्यावरण अर्थात बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वर्गीकृत किया जाता है। ये तीन वर्गीकरण आपको याद होने चाहिए। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अभी अंडरलाइन करना है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृति आती है,
जलाशय आते हैं, जलवायु, मृदा, चट्टान, खनिज। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सांस्कृतिक पर्यावरण की हम बात करें तो इसके अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि और व्यवहार प्रतिमान आते हैं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां और जंतु, मानव सहित ये सूक्ष्म जीव इसमें आते हैं। तो इस तरह से ये आपको याद होने चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैं कह रहा था कि जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक जो पर्यावरण है इसकी शब्दावलियां कौन कौन इसमें शामिल है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और उसके बीच में उनकी जो परिभाषा है, उनका जो मूल अर्थ है, वो भी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब प्रश्न संख्या हम 4 की आगे चलते हैं। तो यहां पर धारणी विकास, यहां से तो अक्सर प्रश्न बन ही रहा है। धारणी विकास से या सतत विकास की बात कर रहे हैं। तो देखिए, धारणी विकास की अगर मैं बात करूं तो ये आज हम जो विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे पर्यावरण को बहुत क्षति हुई है। तो आधुनिक समय में जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग, आपकी पर्यावरण के प्रदूषण और हमने प्रकृति से जो छेड़छाड़ की है, उसके दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिलने लगे हैं। तो हमने कहा कि जो एक कंसेप्ट उठा विद्वानों के बीच में कि देखो, हमें विकास ऐसा करना है ताकि इन संसाधनों का भविष्य की पीढ़ी के प्रति भी जो विकास है वो भविष्य की पीढ़ी तक भी सुरक्षित रहे। ये जो संसाधन है वो भविष्य की पीढ़ी तक भी सुरक्षित रहे। अर्थात विकास ऐसा करना है कि हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए और पर्यावरण की न्यूनतम क्षति हो, और ये संसाधन हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे। ये हमारी जो धारणी विकास की एक मूल अवधारणा है। अब यहां पर देख लेते हैं क्या है। धारणी विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण, उचित प्रबंधन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। ये एजिट आपको प्रश्न में देखने को भी मिल सकता है। जैसे इस शब्द की व्याख्या की बात करें तो इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि इसकी जो परिभाषा है यानी धारणी विकास की और सतत विकास की जो परिभाषा है वो किसने दी है? तो वो दी है WCED ने दी है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, इन्होंने इस संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट 1987 में जारी की। उस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। ये अंडरलाइन आपको करना है कि जो धारणी विकास की जो अवधारणा है, उसकी जो परिभाषा है वो किस रिपोर्ट में आई है या उस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो अवर कॉमन फ्यूचर ये है। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, देखो ना, ये कई बार प्रश्न आया है कि 92 में हमारा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और वहां पर एजेंडा 21 घोषित किया गया था, जिसे हम रियो घोषणा भी कहते हैं। तो उस सम्मेलन में इसको यानी धारणी विकास को क्या किया? सपोर्ट किया गया, पूर्ण समर्थन दिया गया। लेकिन एक चीज बात आती है जो इसमें शायद नहीं है कि धारणी विकास इस शब्द का पहली बार प्रयोग कहां हुआ है? इस शब्द का पहली बार प्रयोग क्या हुआ है? इसको डेफिनेशन यानी इसको जो डिफाइन है, इसकी परिभाषा है, वो तो आपको WCED ने 1987 में दे दी, लेकिन 1980 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने किया था। IUCN ने किया था और 1980 में किया था, जब उन्होंने अपनी एक थीम जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी उसमें। तो ध्यान रखना, धारणी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने किया है, 1980 में किया है, और 87 में इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, जो स्वीकार की गई है। देखो 2002 में क्या हुआ? 2002 में जोहान्सबर्ग है जो कि दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर भी सम्मेलन हुआ और उसका मुख्य मुद्दा ही सतत विकास था। तो यह भी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि सतत विकास किस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। तो वो है 2002 जोहान्सबर्ग में। इस शब्द को
कब सपोर्ट किया गया? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में इसको पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। डिफाइन कब किया गया? 1987 में। तो ये जो अंडरलाइनमेंट किया है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आप अपनी जो घटना चक्र लिए हुए उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, और जब भी दोबारा उसका रिवीजन करें तो मेरा वीडियो ये वाला और उसको देखते जाइए दोनों, तो बहुत अच्छी तरह से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा मेरे जो नोट्स का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। परफेक्ट रूप से आपके जो 10 प्रश्न आएंगे, लगभग 7 से 10 के बीच में आते हैं, वे सब के सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 140 में 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये बहुत छोटा सिलेबस है, इजी सिलेबस है, और ये आसानी से, चूंकि सब फैक्ट भी है और कंसेप्ट भी ज्यादा टिपिकल वाला सेक्शन है नहीं है, और रिपीट वाला प्रश्न है, तो बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। तो जो छोटे वाले जो टॉपिक हैं, छोटे विषय हैं, वो आप पहले ही खत्म करके आपको रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। ये एक अच्छी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। चलिए आगे हम चले तो देखते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट यानी WCED 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रिटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि जो अवर कॉमन फ्यूचर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सतत विकास से अभिप्राय क्या है? ऐसे विकास से है, यानी सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है बच्चों जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित रहे और संदर्भित की जा सके। सीधा सीधा आप इतनी मोटी परिभाषा की जाए, उन्होंने कहना कि धारणीय विकास वो है जो हम वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रख सके। हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी स्वस्थ पर्यावरण और मानव संसाधनों का उपयोग कर सके, उनके साथ अंतःक्रिया करके अपना जीवन यापन कर सके। सीधा सीधा भविष्य की पीढ़ी की प्रति इसमें चिंता, पर्यावरण के प्रति चिंता इसमें जाहिर की गई है। अब देखिए, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण और निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। यही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता घटाना, ये सभी आवश्यक है। अब यहां देखिए, प्रकृति की अपनी स्वतंत्रता है, अपनी सीमाएं है। हमें चाहिए पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें और अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अब अंधाधुंध विकास हम करते जा रहे हैं, प्रकृति के पेड़ काटते जा रहे हैं। पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। पेड़ के काटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है वो कम हो जाएगा, और चूंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पौधे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो ये मनुष्य और जीवों और प्रकृति के अन्य घटकों में आपसी क्या है? संबंध है। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो हमें ऐसा विकास नहीं करना है जो हमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी दुखदायी हो जाए। अब देखिए, हम चलते हैं प्रश्न पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरे कथन का कारण है। इस तरह के प्रश्न जब पूछें तो आप गंभीरता से इन्हें पढ़िए। कथन ए क्या कह रहा है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। देखो, सतत विकास मानव कल्याण के लिए तो आवश्यक है, ये कथन तो सही है। अब देखते हैं इस कथन का कारण है ये सही कि नहीं। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। बिल्कुल सही है, कथन ए सही है और उसका कारण भी सही है। ए तथा आर दोनों सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। फिर देखिए, इसकी डिटेल में क्या है वही बताया गया है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट WCED द्वारा 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, उससे सतत विकास की परिभाषा दी गई है। अब मैं इसे बार बार रिवाइज नहीं करूंगा। 1987 में देखो, 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई थी।
वह प्रतिवेदन क्या था। जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, अवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, कौन सा मैंने बताया भी था। ये देखिए पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, ये रिपीट होते हैं, ध्यान रखना रिपीट होते रहते हैं। तो बच्चों अब हम इसमें प्रश्न संख्या 3 को हम देखेंगे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ऐसे जब प्रश्न आए तब उनकी जो डेट है या वर्ष है वो आप जरूर लिखेंगे। जैसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है बच्चों, ये 1992 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का जो प्रकाशन है ये 1987 में हुआ। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जो है वो 1989 में हुआ। और 1972 में आपकी द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। इस तरह से अगर इसका क्रम लगाएं तो सबसे पहले फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद में आपका आएगा सेकंड, फिर आएगा आपका थर्ड और लास्ट में आएगा फर्स्ट। इस तरह से आप लिखेंगे तो देखेंगे आपका जो लास्ट का जो बी जो ऑप्शन है वो यहां पर आप देखने को मिल जाता है। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं प्रकाशन है बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी डेट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 में हम देख लेते हैं, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। प्यारे बच्चों हमने ये बात बताई थी कि जो धारणी विकास है इसका सीधा अर्थ है कि वर्तमान के संसाधनों यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए भी उनको बचा करके रखना, यानी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन है वो बचे रहने चाहिए। यही हमारे धारणी विकास का सिद्धांत भी है। तो इसका सीधा संबंध हमारे किससे है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, यानी प्राकृतिक संसाधनों से है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। धारणी विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यही आपको अंडरलाइन कर लेनी है, बार बार जब भी रिवाइज करें तो इसको आप जरूर देखिएगा। धारणी विकास के मुख्य उद्देश्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका जो बॉक्स के अंतर्गत दे रखा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रश्न की दृष्टि से भी इसमें मैंने 3-4 अंडरलाइन कराई हैं, ये आप अच्छी तरह से नोट्स में आप लिख भी लीजिएगा। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना और या उपर्युक्त सभी। तो प्यारे बच्चों सतत विकास के लिए जो आवश्यक है वो जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी आवश्यक है, निर्धनता को घटाना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से इसकी जो डी ऑप्शन है बच्चों वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके तीनों जो ऑप्शन है वो ठीक है। अब सतत विकास के लिए हम जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण और निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। ठीक है, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास का क्या है या सतत विकास कहलाता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। अब ये टॉपिक है हमारा प्रकृति में कार्बन चक्र एवं जल चक्र है। हम जानते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो किससे, अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर के बना है। ये घटक आपस में क्या करते हैं बच्चों, अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। इसी में यह चक्र प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र के रूप में मौजूद रहता है, हमें दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाती है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि होती है। क्या बताया आपको कि एक तो जीवाश्म ईंधन, अगर हम जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे
तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। आप ज्वालामुखी विस्फोट होगा तब भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है किस तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है। अब यहां से प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? यानी चार में से कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि करती हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो बच्चों, जो पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं और इस क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपशोषण करते हैं। वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसका उपभोग करते हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि ये वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। श्वसन क्या है? श्वसन के द्वारा जो जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और O2 क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं। अर्थात जो श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो पर्यावरण में बढ़ती है, वायुमंडल में बढ़ती है। जैव पदार्थों के अपक्षय से, यानी जीवाश्म ईंधन या जैव पदार्थ हैं उनके अगर अपक्षय होगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ज्वालामुखी क्रियाओं से मैंने अभी बताया ही है कि ज्वालामुखी क्रियाओं से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4। यानी इस तरह की जो प्रश्न है बच्चों, इसी तरह से जैसे मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिख करके याद करेंगे और इसी तरह से इस प्रक्रिया से हल करेंगे तो आपके प्रश्न सही होने के ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। तो क्या है? अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? अब देखो, ये यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न था और जो पहले वाला जो प्रश्न है उसी को तोड़ मरोड़ करके यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था 2012 में, जब मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। क्या है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अब बात आई सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। तो देखिए, सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कार्बन चक्र में या हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में है। तो बच्चों, इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में ही दिखाई देती है। जैसे अगर ये हमारे क्या है, ये महासागर है और ये हमारी सनलाइट है। सनलाइट आएगी तो यहाँ क्या होगा? बाष्पीकरण होगा और जब बाष्पीकरण होगा तो ये जल वाष्प वायुमंडल में जाएगी और वहां बादलों का निर्माण करेगी और बाद में संघनित होकर के ये बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में ये कहां जाती है? स्थल मंडल पे आकर के गिरती है और ग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल है उसका भाग बनाती है। साथ ही कुछ पानी इसमें क्या है? नदियों के माध्यम से पुनः सागरों में मिल जाता है, महासागरों में मिल जाता है। अर्थात सौर विकिरण जो है वो क्या है? ये जो जल चक्र है इसे चलायमान बनाए रखता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अब देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या है? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर और ताप क्रम पर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है वायुमंडल में नमी पर। अर्थात वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। अब प्रश्न यहां पर आप थोड़ा सा गलत कर सकते थे कि हवा के दबाव पर भी, हवा के दबाव से यानी उच्च दाब और निम्न दाब के कारण वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन उसकी मात्रा किस पर डिपेंड करेगी? मात्रा डिपेंड करेगी कि वायुमंडल में नमी कितनी है। इस तरह से आपका जो राइट आंसर है वो बी होगा। यही कंसेप्ट वाला प्रश्न था जिसे मुझे समझाना था, यानी वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 5 की तरफ चले तो देखिए उसमें क्या पूछा है। देखिए, यहां पर पूछा है कि कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं होते। देखिए, नई मिट्टी हो, खनिज पदार्थ तो उसमें होते ही होते, चाहे भले अल्प मात्रा में हो। अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। देखिए, मूलरोम के नष्ट हो जाने से पौधे या तो मर जाएंगे या उनका विकास ज्यादा नहीं होगा या तीव्र गति से नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये कहां पर है? ये यूपीएससी 2013 का ये बच्चों ये प्रश्न था। ठीक है,
अब देखिए यहां पर वायुमंडल के बारे में बताया गया है। वायुमंडल क्या है? वायु जो है वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। और यहाँ पर तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा को भी इस बॉक्स में समझाया गया है। तो पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा उपविभाजित नहीं किया जा सकता। जबकि यौगिक क्या है बच्चों? यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। तो जो वायु है बच्चों वो क्या है? वो गैसों का मिश्रण है। ध्यान रखना, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परतः विद्यमान गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में ही पाया जाता है। शुष्क वायु के घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है बच्चों? नाइट्रोजन की होती है। अब हम परसेंटेज की दृष्टि से हम यहां देख लें तो क्या है? नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन हमारी 78.08% होती है, जबकि दूसरे नंबर की गैस हमारी ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर की हमारी जो है वो है ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 या 0.033 भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। कोई सा भी आए आप जरूर लगा दीजिएगा। अब नाइट्रोजन की बात करें तो पौधे अपने प्रोटीन के निर्माण के लिए और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पौधे हैं बच्चों ये वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं लेते, बल्कि ये क्या करते हैं? नाइट्रेट के रूप में जड़ों के माध्यम से ये नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। कारण वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते, ये भूमिगत जो नाइट्रेट है उससे जो रूपांतरित होगी नाइट्रोजन उसका प्रयोग करते हैं। अब नाइट्रोजन का प्रयोग और कहां किया जाता है? तो जो हमारे जो वायुयान है उसके जो टायरों में अब बच्चों नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसे जीवनदायिनी गैस कहते हैं। प्रीस्टले ने इसकी खोज की थी। किसने? प्रीस्टले ने इसकी खोज की थी। ऑर्गन 0.93 है और ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। कैसी बच्चों? गैस है ये अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस की गैस है। ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है, इसीलिए इसे ग्लोबल वार्मिंग गैस या ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो सोडा वाटर होता है, जो आप पेय पदार्थ पीते हैं जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? उसमें घुली होती है। साथ ही जो ब्रेड को फूलने में जो मदद करती है वो भी कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही करती है। नियोन गैस करें तो नियोन आपकी 0.02% होती है, जबकि हीलियम 0.005% होती है। हीलियम का प्रयोग मौसम वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें किया जाता है और ब्रह्मांड में ये दूसरे नंबर पर पाई जाती है, जो कि पहले नंबर पर पाई जाती है ब्रह्मांड में वो है हाइड्रोजन। ध्यान रखना, ब्रह्मांड में पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम है। जबकि वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पहले नंबर पर और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर होती है। चलिए अब यहां से जो प्रश्न पूछे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के चक्र को समझ लेते हैं। पौधे क्या करते हैं? जो पौधे क्या है? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जबकि ऑक्सीजन का उपयोग कौन करते हैं? जंतु करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरह से पौधे और जंतुओं में डायरेक्ट संबंध है। अब यहां क्या है? पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े यानी ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण की मात्रा भी कम की जा सकती है। यानी हरे वृक्ष जो आपके ध्वनि प्रदूषण है उसे कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं?
भूमंडल, वायुमंडल, जलकण या जल मंडल। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या हम 2 की तरफ चले तो देखिए वायु क्या है। वायु एक यौगिक है, तत्व है, विद्युत अपघट्य है या मिश्रण है। तो अभी हमने लेक्चर में बताया था कि वायु क्या है बच्चों? ये आपका मिश्रण है। यानी मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चले तो निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती? यानी वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती? तो हीलियम, रेडॉन, आर्गन और नियोन। तो इसमें रेडॉन जो है यह गैस नहीं पाई जाती। यह सबसे भारी गैस है। क्या है? सबसे भारी गैस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस भी है। बात करें हीलियम की तो मैंने बताया था ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है और मौसम वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस को ही भरा जाता है। अब शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% मैंने बताया था, जबकि 21% क्या होती है? ये O2 होती है और 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ देखें तो वही सारे प्रश्न आपके रिपीट होके आ रहे हैं कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो आप बता देंगे नाइट्रोजन का है, 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% है और ऑक्सीजन जो है बच्चों आपका 21% है। ये आपको डेटा याद होना चाहिए। अगर ये डेटा गलत होता है तो निश्चित रूप से आप डेंजर जोन में चले जाएंगे। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है तो बच्चों वो भी कौन सी है? वो भी नाइट्रोजन है और ये 1996 बीपीएससी में पूछा गया था। यदि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो जितनी भी जो वनस्पतियां हैं बच्चों ये O2 का उत्सर्जन कर देती हैं। तो अगर ये वनस्पतियों को नष्ट हम कर देंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इससे जो मनुष्य है या जीव है उनके जीवन पर भी एक हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखें आगे तो जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ों पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बच्चों ये तो करते हैं। शोर का अवशोषण, जो सड़क के किनारे अगर हम वृक्ष लगा देते हैं, घर के या गलियों के आसपास अगर वृक्ष लगा देते हैं तो जो शोर है वो प्रदूषण कम हो जाता है। तो ये भी आपका सही है। वायु का प्रदूषण पेड़ नहीं करते, जबकि जो पेड़ पौधे हैं वायु के प्रदूषण को खत्म करते हैं। तो यही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि वायु का जो प्रदूषण करना पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। ऑक्सीजन की विमुक्ति ये पेड़ पौधों का कार्य है। ये RAS और RTS में 1993 में ये पूछा गया था। अब पर्यावरण सुरक्षा की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो पर्यावरण सुरक्षा क्या है? जैसे हमें औद्योगिक विकास हुआ है, हमने जीवाश्म ईंधन को जलाना स्टार्ट कर दिया, इससे पर्यावरण में गैसों का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। अर्थात ये गैसों का जो मिश्रण है, इनका जो अनुपात है वो असंतुलित हो गया है। और फिर प्रौद्योगिकी के विकास ने और अंधाधुंध विकास ने जहां पेड़ पौधों को काटा, उससे भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो पर्यावरण की सुरक्षा लगातार अभी देखा जाए तो 1950 के बाद में बहुत सक्रिय रूप से विश्व के पटल पर छाई हुई है। अब यहां पर धानी विकास की एक बात कर लेते हैं। धानी विकास और कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण की सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। यानी धानी विकास और कागज के थैले का प्रयोग किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। जबकि वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। यानी शीतलन करना, ठंडा करना, जैसे एसी फ्रिज है, ये इसका क्या है? इसका नकारात्मक पहलू है पर्यावरण के लिए। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। यानी दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। यही आपको अंडरलाइन कर लेना है कि गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। जबकि धानी विकास, कागज के थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये आपको अंडरलाइन करके समझ लेना है, नोट कर लेना है
और यहां से अब जो प्रश्न आएंगे वो हम हल कर लेते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। पर्यावरणीय अपकर्ष से ये कई बार रिपीट हुआ है और ये यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया था, बाद में भी ये देखने को मिलेगा आपको। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये पर्यावरण अपकर्ष है, बिल्कुल सही आता है। मानवीय क्रियाओं कलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, यह भी पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत ही आता है। अब दो कथन सही हो गए तो सीधे सीधा मतलब है कि उपयुक्त कथन भी सही हो जाएगा। लेकिन तीसरे यानी सी को हम देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, यानी यह भी पर्यावरण अपकर्ष का ही एक भाग है। अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय डिग्रेडेशन की हम बात करें तो पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त कर देती है। ये सीधी सीधी परिभाषा उसने दे दी अपक्षय की कि जब चट्टानों पर ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, ठीक है, और वायु का जो प्रभाव पड़ता है, इससे ये क्या चट्टानें में अपक्षय हो जाती है और छोटे छोटे बारीक कण में ये बदल जाती है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहां निम्न में किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। धानी विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा ये जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं धानी विकास किसे कहते हैं। धानी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य में आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धानी विकास की प्राप्ति हेतु विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है। धानी विकास के जो लक्ष्य है बच्चों वो 2012 में जो रियो 20+ हुआ था उसके यानी 20 साल के बाद, यानी पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद जो रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण सम्मेलन हुआ, वहां पर धानी विकास लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो लक्ष्य है यानी एसडीजी की बात कर रहा हूं, तो पहला जो है गरीबी की समाप्त, दूसरा है भुखमरी से मुक्ति, तीसरा क्या है लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। ये सारे के सारे आपको रटने हैं, समझने हैं, लिख लिख करके देखने हैं। चौथा क्या है वो है गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवां कौन सा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सातवां क्या है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां यानी एसडीजी 8 का जो लक्ष्य है वह उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। 9 नंबर की हम बात कर लें तो बच्चों 9 नंबर में क्या है हमारा एसडीजी 9 है वो उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, जबकि 10 क्या है असमानताओं में कमी से संबंधित है, और 11 की बात करें तो धानी शहरी और सामुदायिक विकास एसडीजी 11 का लक्ष्य है। अगर 12वां लक्ष्य हम बात करें तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना, 13 जलवायु की कार्रवाई और जलीय जीवों की सुरक्षा या जल में जीवन, ये 14 है। अब चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो धारणा एक 14 वाला जो एसडीजी लक्ष्य है वो यूपी पर लागू नहीं होता, कारण है कि यूपी की जो सीमा है कोई किसी सागर को स्पर्श नहीं करती, बल्कि ये लैंड लॉक्ड क्या है आपका स्टेट है। 15 क्या कह रहा है स्थलीय जीवों की सुरक्षा यानी स्थल पर जीवन है, एसडीजी 15 है। 16 की बात करें शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17 की बात करें तो लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये 17 के 17 आपको याद करने पड़ेंगे। एसडीजी 3 सभी आयु के वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ और आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। तो एसडीजी आपको 3 एंड जो 14 है वो जरूर याद होना चाहिए। चलिए आगे हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन 17 विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया था और 2030 तक इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये वाला और 17 संख्या ये फैक्चुअल में पूछे जा सकते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों के द्वारा प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का भी निर्माण किया गया है।
यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेशी आर्थिक विकास की स्थिति और पर्यावरण के धानी विकास से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। 2022 में इस सूची में भारत 121वें स्थान में था और 2023 की बच्चों बात करें तो भारत अब इसमें 112 में क्रम पर है। जबकि विश्व में पहले नंबर पे बात किया जाए तो आपका फिनलैंड है। फिनलैंड के बाद में जो दूसरा नंबर है बच्चों वो आपका स्वीडन है। कौन सा है? स्वीडन है। तीसरे की फिनलैंड और स्वीडन है। तीसरे की हम बात करें तो बच्चों डेनमार्क है और जो चौथा है वो आपका जर्मनी है। तो आपको टॉप 4 भी याद होने चाहिए और भारत की रैंक भी आपको याद होनी चाहिए। अब धानी विकास कई आयामों में धानी कृषि भी एक महत्वपूर्ण पहलू है और धानी कृषि से भी प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ष 2023 को यूएनओ द्वारा मिलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष अर्थात बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। धानी कृषि का अर्थ क्या है? धानी कृषि का बच्चों अर्थ यह है कि पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भूमि को इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। ये क्या कहलाती है? धानी कृषि कहलाती है। यानी भूमि की यानी जो मृदा की जो गुणवत्ता है वो बनी रहनी चाहिए। भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और संबंध क्षेत्र पर निर्भर करती है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खाद, उर्वरक, जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग हुआ। इससे पैदावार तो बढ़ गई लेकिन इससे प्राकृतिक असंतुलन, मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरता की व्यापक क्षति पहुंची थी। तो बच्चों अब हम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी धानी विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। अब इस कथन को हम देखते हैं बच्चों। तो देखिए धानी विकास का जो लक्ष्य है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है वो 1972 में नहीं 2012 में जो रियो 20+ हुआ था, क्या रियो +20 हुआ था, वहां पर ये स्वीकार किए गए थे। इस दृष्टि से जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाता है। धानी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। हाँ, ये आपका सही है कि जो धानी विकास लक्ष्य जो तय किए गए हैं वो 2030 तक अपनाए जाने हैं। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा, ऑप्शन 2 सही होगा यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं कि धानी विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धानी विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधार में धानी विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है, यहां से ये प्रश्न दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अब ये यूपीपीसीएस 2017 में आया था तो अब 17 तो आएगा नहीं। अब यहां पर आप 2023 कर लो। तो देखिए 2023 में जो इंडिया की जो रैंक थी बच्चों वो आपकी 112 है। ठीक है, अगर मैं 2022 की बात करूं तो ये रैंक आपकी 121 हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपको करंट के साथ इसे अपडेट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धानी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 और 20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बच्चों इसमें गुजरात नहीं है। क्या है? गुजरात नहीं है। और पहली जो रैंक है बच्चों वो है केरल की। तो केरल है, हिमाचल है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये बीओ एग्जाम 2019 से प्रश्न पूछा गया। इसी तरह से प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा ये जो सूचकांक है, ये रैंक है वो भारत में कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और पहला स्थान किसका था? केरल का है। और करंट सिनेरियो में भी जो पहला स्थान है वो केरल का ही है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? मैंने बताया वो आपको कौन सा, केरल है। लगातार केरल है, अभी भी गया है केरल में ही है। यहां से बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बताया भी था कि धानी कृषि से
अब ज्यादा प्रश्न बनने लगे हैं। धारणिक कृषि का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात और आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। देखिए, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यही धारणिक कृषि की सीधी सीधी परिभाषा है। उसने क्या किया है, जो परिभाषा है उसी को ही ऑप्शन में पूछ लिया है। तो इस तरह से कभी कभी जो टर्मिनोलॉजी वाले जो शब्द होते हैं, टर्मिनोलॉजी जो होती है, उसकी सीधी परिभाषा आपको प्रश्न के रूप में पूछ लेता है। इसीलिए इसके लिए आप एक 15-20 पन्ने का नोट्स बना लीजिए और जो टेक्निकल जो वर्ड है उनको लिख करके उनकी परिभाषा लिख लीजिएगा। मुझे लगता है कि जो 2023 में इस तरह से प्रश्न और बन सकते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? मेरे ख्याल में टर्मिनोलॉजी को समझाते हुए यानी उनकी सीधी परिभाषा को देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास और मानव विकास। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास क्या है? संपोषणीय विकास एक आदर्श मॉडल है। यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। यह परिभाषा को आप अच्छी तरह से लिख लिख कर देख लीजिएगा और इनके जो शब्द है उनको समझ लीजिएगा। सीधा सीधा एज इट पूछ लेता है। अब प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? मैंने कहा बच्चों, जो 17 लक्ष्य है उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एज इट पूछ लेता है। पिछली बार लगातार 2 या 3 साल से ये अखबारों में ही नहीं, ये आपके प्रश्न पत्रों में, एग्जाम में दिखाई दे रहा है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ए ऑप्शन। SDG 6 का जो संबंध है वो सभी के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन से संबंधित है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग और वित्त आयोग। तो इसके लिए हमारी जो नोडल एजेंसी है बच्चों, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है, जिसे ये दायित्व सौंपा गया है, वो भारत का थिंक टैंक यानी नीति आयोग है। जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। कथन की बात कर लें, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो देखिए, कथन एक जो कथन का है, इसका जो व्याख्या है वो आर में दे रखा है। तो इसका सीधा सीधा है, कथन ए और आर सही है और आर वास्तव में एक ही व्याख्या है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब यहां की जो कमेंट में यानी जो बॉक्स में जो थ्योरी रखी है उस पर नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, WCED, ठीक है। और इसमें क्या है, 1987 में क्या हुआ, अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट इसने जारी की थी, जिसे हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। कौन सी बच्चों? ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें सतत विकास को परिभाषित किया गया था। तो इस तरह से ये 2-3 पॉइंट हैं, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। वैसे मैं कई बार रिवाइज कर चुका हूं, हो सकता है अब आपको ये याद भी हो गया हो। प्रश्न संख्या हम 10 की हम बात कर लें बच्चों। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फॉस्फेट, यूरिया और प्रभावी जीवनाशकों का अधिक उपयोग। देखिए, जो जीवनाशक फर्टिलाइजर का अधिकतम उपयोग वो तो इसमें आएगा ही नहीं।
और दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं, अधिक पैदावार वाली किस्मों की अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा अजैव उर्वरक का प्रयोग, ये भी नहीं होगा। मिश्र संचयन, मिश्रित खेती, कार्बनिक खाद है, नाइट्रोजन, यौगिकर पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्में। हाँ, ये आपका जो आंसर है वो राइट आंसर है, क्योंकि इसमें कीट प्रतिरोधी किस्मों को बढ़ावा देना, साथ ही नाइट्रोजन का उपयोग, कार्बनिक यानी जो जैविक खाद है उसका प्रयोग, और मिश्रित खेती करके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण अनुकूल खेती कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों क्या आया, सी आया। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो घटना चक्र है इसका जो अध्याय पहला है उसका मैंने भाग 1 कराया है। अगले वीडियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में बताऊंगा और यहां पर कौन कौन से प्रश्न दिए हैं उसको डिस्कस करूंगा और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं उसको डिस्कस करूंगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही आप जब घटना चक्र को पढ़ने बैठे तो इस वीडियो के साथ उसे पढ़िएगा, तो अगर वहां कोई चीज न समझ में आए तो वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपके कंसेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।